हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स एकेडमी। लास्ट क्लास हमने हमारा जो सब्जेक्ट था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसका जो पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उस चैप्टर के साथ हमारा डिस्कशन हमने शुरू किया था। और एक बार देख लेते हैं कि लास्ट क्लास हमने क्या क्या पढ़ा था। देखो, लास्ट क्लास हमने सबसे पहले जो है एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है उस वर्ड का मीनिंग समझा था। फिर हमने एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है वो समझा था। फिर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ हिस्टोरिकल डेटा हमने देखा था। फिर कुछ प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट द्वारा दिया गया जो एंटरप्रेन्योरशिप का अलग अलग टाइप का डेफिनेशन है वो हमने केटर किया था। उसके बाद हमने डैनहॉफ जी के क्लासिफिकेशन के हिसाब से उन्होंने जो एंटरप्रेन्योर्स को क्लासिफाई किया है उस क्लासिफिकेशन को पढ़ा था, उस टाइप्स को पढ़ा था। फिर हमने कुछ जनरल टर्म्स जैसे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, इंट्राप्रेन्योर, टेक्नोप्रेन्योर, इकोप्रेन्योरशिप, ये सब वर्ड्स का मीनिंग समझा था। फिर हमने इंट्राप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर का डिफरेंस समझा था। और उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनल क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ये समझा था, उनका फंक्शन, उनका इंपॉर्टेंस, जो जो फैक्टर्स एंटरप्रेन्योरशिप को इन्फ्लुएंस करते हैं उन उन फैक्टर्स के बारे में समझा था हमने। और लास्ट तक जाते जाते हमने क्रिएटिविटी, उसका प्रोसेस, इनोवेशन, इन्वेंशन, इनोवेशन का प्रोसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप, और एकदम लास्ट पॉइंट हमने जो पढ़ा था वो था रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो आज हम लोग फैमिली बिजनेस वाला जो पार्ट है और जो चैप्टर का लास्ट पार्ट है उस पार्ट पे आज हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। सो लेट्स सी क्या लिखा मैंने। आज हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है सबसे पहले वो है मीनिंग ऑफ फैमिली बिजनेस। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, व्हेन मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ओन एंड रन अ बिजनेस, देन सच बिजनेस इज टर्म्ड एज फैमिली बिजनेस। इसका मतलब याद करो, मैंने जब डैनहॉफ जी का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था उसमें एक टर्म आया था, याद करो, जोन एंटरप्रेन्योर्स। उसमें मैंने एग्जांपल लिया था फैमिली बिजनेस का। उसमें मैंने समझाया था कि फैमिली बिजनेस एक ऐसा टाइप का बिजनेस होता है जो कि एक आदमी को हेरिडिटरी मिलता है, और उस बिजनेस को वो आदमी अपना फैमिली मेंबर्स के साथ एक साथ मिलकर उस बिजनेस को चलाता है। एग्जैक्टली द सेम थिंग इज रिटन हियर, विच इज व्हेन मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ओन एंड रन अ बिजनेस। जब एक फैमिली का मेंबर लोग एक बिजनेस का ओनर रहता है और वो सब लोग मिलके जब बिजनेस को चलाता है, ऐसे टाइप के बिजनेस को हम लोग फैमिली बिजनेस बोलते हैं। इंडिया में जो है ये फैमिली बिजनेस बहुत बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, क्योंकि इंडिया में जो सबसे बड़े बड़े कुछ कंपनीज हैं वो एग्जाम्पल्स है फैमिली बिजनेस के। सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। ठीक है, आप देखोगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में अलग अलग जो डिविजन्स है ना, उसमें फैमिली के मेंबर्स अलग अलग लोग उस डिवीजन के हेड हैं। वैसे ही आप देखोगे इमामी जो कंपनी है, वो इमामी कंपनी भी बहुत बड़ा एक एग्जांपल है फैमिली बिजनेस का। ठीक है, इमामी कंपनी में भी जो अलग अलग डिवीजन है ना, उसके जो डिविजनल हेड्स हैं वो सब के सब फैमिली मेंबर्स हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली बोला जाए तो फैमिली बिजनेस एक ऐसा टाइप का बिजनेस है जहां पे ओनरशिप और उसका कंट्रोल और उसको रनिंग का करने का, मतलब उस बिजनेस को चलाने का जो पावर है वो एक फैमिली के मेंबर्स लोग के पास होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस का जो क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आज हम लोग वो पहले पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको डेफिनेशन में भी दिखेगा, जो है ओन्ड बाय द फैमिली मेंबर्स। ये जो फैमिली बिजनेस है, ये इसका जो ओनरशिप है वो फैमिली मेंबर्स के हाथों में रहता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है देखो, कंट्रोल्ड एंड रन बाय फैमिली मेंबर्स। ये जो फैमिली बिजनेस चलता है, ये जो फैमिली बिजनेस को चलाया जाता है ना, ये फैमिली मेंबर्स द्वारा इस बिजनेस को चलाया जाता है। ठीक है, ये इसका बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ओनरशिप और कंट्रोल दोनों ही फैमिली मेंबर्स के हाथों में रहता है इन केस ऑफ फैमिली बिजनेस। जो थर्ड पॉइंट है देखो, कैरिड ऑन बाय जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये फैमिली बिजनेस जो होता है ना, ये ज्यादातर जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया रिलायंस इंडस्ट्रीज का। उसमें आप देखो, सबसे पहले रिलायंस को जो शुरू किया वो धीरू भाई अंबानी जी ने शुरू किया। उसके बाद अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी जी में वो बिजनेस बटा।
अब क्या हुआ है, अनिल अंबानी जी के जो बेटे हैं, मुकेश अंबानी जी के जो बेटे हैं, उनमें अब धीरे धीरे करके ये बिजनेस बढ़ रहा है। इसका मतलब ये फैमिली बिजनेस जो है, ये ज्यादातर एक आदमी अपने पूर्वजों से, अपने क्या बोलते हैं, पिताजी से, अपने दादाजी से इनहेरिट करते हैं। ठीक है, पहले दादाजी ने शुरू किया, उसके बाद पापा ने करा, उसके बाद हमने करा, या फिर करेंट जनरेशन ने करा। तो ये फैमिली बिजनेस का एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाता है। जो पॉइंट नंबर डी है, देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, पोजीशन ऑफ द मेंबर्स इन द बिजनेस इज डिसाइडेड मोस्टली बाय सीनियोरिटी। इसका मतलब ये है कि फैमिली बिजनेस में जो हायरार्की रहता है ना, जो क्लासिफिकेशन रहता है कि ये टॉप वाले आदमी हैं, ये मिडिल वाले आदमी हैं, ये लोअर वाले आदमी हैं, ये जो हायरार्की है ना, ये हायरार्की, ये क्लासिफिकेशन ज्यादातर देखा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी ही होता है। इसका मतलब अगर मान के चलो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरा एक फैमिली बिजनेस है, इन दैट केस अगर उस फैमिली बिजनेस में प्रेजेंटली मैं, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी अगर तीनों इन्वॉल्व है, इन दैट केस जो टॉप लेवल में बैठे रहेंगे ना, वो मेरे दादाजी रहेंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एजेड है, वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो सबसे ज्यादा सीनियर है। उसके बाद मेरे पिताजी बैठेंगे और लास्ट में हम बैठेंगे। ठीक है, तो यही इसमें इस पॉइंट में बोला गया है कि पोजीशन ऑफ द मेंबर्स इन द बिजनेस इज डिसाइडेड मोस्टली बाय देयर सीनियोरिटी। मतलब सीनियोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन बिजनेस में ऊपर पोजीशन में रहेगा और कौन बिजनेस में नीचे पोजीशन में रहेगा। ज्यादातर ऐसा देखा गया है, मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, जब अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, चलो, प्रेजेंस ऑफ अ सक्सेशन प्लान। इस पॉइंट का मीनिंग ये है कि हर एक फैमिली बिजनेस में, ज्यादातर फैमिली बिजनेस में क्या होता है, जो टॉप लेवल में, जो सबसे ऊपर बैठे रहते हैं ना, उनके बाद, उनके डेथ के बाद या तो उनके रिटायरमेंट के बाद, उनका जो जगह है, उनका जो प्लेस है, उनका जो गद्दी है, वो जगह पे कौन बैठेगा, ये जो प्लान है, इसको हम लोग सक्सेशन प्लान बोलते हैं। और ज्यादातर अच्छा फैमिली बिजनेस, वेल ग्रूम्ड, वेल डेवलप्ड जो फैमिली बिजनेसेस होते हैं ना, उसमें ये जो प्लान है, ये पहले से बना हुआ रहता है। जैसे मैं मेरा एग्जांपल लेता था, वैसे मैं मेरा एग्जांपल ले रहा था कि अगर मेरे दादाजी अभी मेरे फैमिली बिजनेस में सबसे ऊपर बैठे हैं ना, तो हम लोग पहले से डिसाइड ये कर लेंगे, एक साथ अच्छे से बात करके, डिस्कस करके ये डिसाइड कर लेंगे कि दादाजी के या तो डेथ के बाद या तो रिटायरमेंट के बाद कौन बैठेगा, मतलब दादाजी का जो जगह है उसमें कौन बैठेगा। ठीक है, ये है मीनिंग प्रेजेंस ऑफ अ सक्सेशन प्लान का। देखो अगला पॉइंट क्या है, इमोशनल बॉन्डिंग बिटवीन द मेंबर्स। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर एक बिजनेस में जो मेंबर्स हैं, वो अगर रिलेटिव्स हैं, ठीक है, अगर एक बिजनेस के जो मेंबर्स है वो अगर रिलेटिव्स है, इन दैट केस उनके बीच में इमोशनल बॉन्डिंग तो रहेगा ही रहेगा। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक ऐसे बिजनेस को देखते हैं जहां पे दो पार्टनर्स या फिर दो से ज्यादा पार्टनर्स, या फिर दो बिजनेस में अगर मर्जर होता है, इन दैट केस दो अलग अलग मालिक जब एक बिजनेस को साथ में चलाते हैं, या फिर दो पार्टनर्स जब एक बिजनेस को साथ में चलाते हैं, तो इट इज लेस लाइकली कि उनमें इमोशनल बॉन्डिंग हो, जस्ट ड्यू टू द फैक्ट दैट दे आर नॉट रिलेटिव्स। ठीक है, उनमें सिर्फ एक बिजनेस रिलेशन है, लेकिन कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड, फैमिली बिजनेस में क्या होता है ना, सारे मेंबर्स ज्यादातर ब्लड रिलेशन वाले होते हैं। तो अगर ब्लड रिलेशन वाले मेंबर्स एक साथ एकजुट होकर एक बिजनेस को चलाते हैं, इन दैट केस उनमें इमोशनल बॉन्डिंग तो ऑब्वियस सी बात है कि रहेगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट में हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है मेल डोमिनेंस। देखो आज के जमाने में ये वाला जो पॉइंट है, ये बहुत, मतलब लेस फैमिली बिजनेसेस में अप्लीकेबल है। ठीक है, लेकिन आप आज से कुछ 20-30 साल पहले चले जाओगे ना, तो उस जमाने में क्या होता था, जब कोई फैमिली बिजनेस ऐसा चलता रहता था ना, उसमें फैमिली के जो मेल मेंबर्स थे, जो फैमिली के लड़के थे, उन लोग का ज्यादा डोमिनेंस, उन लोग का ज्यादा कंट्रोल रहता था। वो लोग ज्यादातर क्या करते थे ना, उस बिजनेस में एक्टिवली अपना, मतलब पार्ट लेते थे। लेकिन जो फैमिली के वुमेन मेंबर्स थे, जो फैमिली के लड़कियां थे, उनको ना उस बिजनेस में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। उनको उस बिजनेस में एक्टिवली पार्ट लेते हुए नहीं देखा जाता था। लेकिन आज के जमाने में अगर अगर आप बोलोगे, तो आज के जमाने में क्या होता है, बिजनेस में फैमिली के मेल फीमेल सारे मेंबर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर एक साथ एकजुट होकर उस बिजनेस को आगे ले जाते हैं। ठीक है,
तो आई गेस 14 नंबर जो पॉइंट है, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली बिजनेस, ये अच्छे से आपको क्लियर है। अब चलो हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली बिजनेस इज इन इंडिया। भारत में जो है फैमिली बिजनेस एक बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, भारत में ज्यादातर बड़े बड़े जो बिजनेस है और छोटे लेवल पे, मीडियम लेवल पे भी जो ज्यादातर बिजनेस है, वो फैमिली बिजनेस ही है। ठीक है, तो भारत की इकोनॉमी में, भारत में उन लोग का क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग वो देखेंगे। देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियसली अगर भारत में कोई अपना कंपनी चला रहा है, भारत में अगर कोई बिजनेस चल रहा है, तो वो बिजनेस जितना प्रॉस्पर करेगा, वो बिजनेस जितना बड़ा होगा, जितना उसका ग्रोथ होगा, उतना हमारा जो है इकोनॉमी का, टोटल भारत का जो अर्थनैतिक सिस्टम है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो सिस्टम का ग्रोथ होगा। ठीक है, तो फैमिली बिजनेस की वजह से भारत का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उसका एक अच्छा लेवल का ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है, फिर क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखो, ये एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक फीचर था कि वो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट करते हैं। यानी अगर कोई फैमिली बिजनेस है, वो बिजनेस जैसे जैसे बड़ा होगा, या फिर अगर कोई नया फैमिली बिजनेस एस्टेब्लिश होता है, इन दैट केस उस बिजनेस को चलाने के लिए जो वर्क फोर्स चाहिए, जो आदमियों का जरूरत है, वो आदमी जो, मतलब बिजनेस को चलाने के लिए वो जो आदमियों का जरूरत है ना, उन आदमी को जरूरत के, उन आदमियों को जो, मतलब क्या बोलते हैं, उनका जो रिक्वायरमेंट है, जो वर्क फोर्स का रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे नए नए लड़कों को, बहुत सारे नए नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। जिससे क्या होता है, इन जनरल टोटल भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, लोगों को काम मिलता है। मान के चलो, आज के डेट में अगर रिलायंस अपना एक और टाइप का बिजनेस शुरू करता है, मान के चलो रिलायंस आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में घुसता है। ठीक है, जैसे टाटा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है ये गाड़ी वाड़ी बनाना, वैसे भी अगर रिलायंस घुसता है ना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो उसको एक नया सेट ऑफ पीपल, एक नया नंबर ऑफ पीपल, एक नया वर्क फोर्स का जरूरत होगा। इन दैट केस, जब रिलायंस एक्सपेंड हो रहा है, तो उसको ज्यादा वर्कफोर्स का जरूरत है, और वो वर्कफोर्स कहाँ से आएगा, इंडिया से ही आएगा। तो इंडिया में ओवरऑल जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा, ज्यादा लोगों को काम मिलेगा। ठीक है, तो देखो अगला जो पॉइंट है, फिलेंथ्रोफी। फिलेंथ्रोफी के ब्रैकेट में मैंने ये लिखा भी है कि इसका मीनिंग है डोनेशन। आप देखोगे, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूं सर रतन टाटा जी का। आप देखोगे कि वो बहुत बहुत ज्यादा डोनेशन करते थे। ठीक है, बड़े 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 कंपनीज भी डोनेशन करते हैं। तो जितना फैमिली बिजनेस इंडिया में प्रॉस्पर होगा, इंडिया में जितना फैमिली बिजनेसेस जो है एग्जिस्टिंगली, या फिर जो कोई नया फैमिली बिजनेस आता है, वो जितना ग्रो करेगा, उतना वो लोग डोनेशन करेगा, उतना इंडिया में जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनको उस ग्रोथ से फायदा मिलेगा, क्योंकि उनको ही अल्टीमेटली जाके वो डोनेशन रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो आई गेस ये सी वाला पॉइंट भी आपको क्लियर है। डी जो है वो है सोशल ग्रोथ। अब देखो, ये जो सोशल ग्रोथ वाला पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से भी रिलेटेड है। देखो, आज के डेट में अगर एक नया फैमिली बिजनेस आता है, एक बिजनेस जो एग्जिस्टिंग फैमिली बिजनेस है वो अगर बड़ा होता है, तो क्या होगा, वो नया नया आदमी को एम्प्लॉयमेंट देगा। अगर कोई घर में किसी लड़के को जॉब मिलता है, तो उस घर में ना क्या होता है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर हो जाता है, जो परचेजिंग पावर है उस फैमिली का वो एनहेंस हो जाता है। वो लोग अच्छा खाना खाएगा, अच्छी जगह पे रहेगा, अच्छा जगह पे वो लोग का अगला जनरेशन अपना स्कूलिंग, अपना मतलब जो सराउंडिंग है वो अपना वो लोग बेहतर कर पाएगा। ठीक है, इसी को सोशल ग्रोथ बोलते हैं। इससे एक और भी पॉइंट निकाला जा सकता है, जो है कि अगर आप देखो कि आज के डेट में एक नया फैमिली बिजनेस आता है, जो कि इस सोसाइटी के एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। ठीक है, इन दैट केस क्या होगा, सोसाइटी का जो ओवरऑल वेलबींग है, सोसाइटी का जो ओवरऑल मतलब रहने सहने का जो, क्या बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा, सोसाइटी का ग्रोथ होगा, सोसाइटी आगे जाएगा। ठीक है, तो फैमिली बिजनेस इंडिया में जितना प्रॉस्पर होगा, जितना ग्रो करेगा, उतना ही इंडिया में जो सोसाइटी है, जो सोशल ग्रोथ है इंडिया का, वो भी एनहांस होगा धीरे धीरे करके। ठीक है, और लास्ट जो है वो है ग्रोथ ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई का फुल फॉर्म ये है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, देखो, मोस्ट ऑफ द एमएसएमई इन इंडिया आर फैमिली ओन्ड बिजनेस। ये एमएसएमई का जो मीनिंग है वो हम एक
दूसरे चैप्टर में पूरा अच्छा विस्तार से बोलेंगे। लेकिन अभी के हिसाब से आप ये जान के रखो कि एमएसएमई माइक्रो, स्मॉल या फिर मीडियम जो एंटरप्राइज होता है, उन लोग को हम लोग एमएसएमई बोलते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन कि कौन माइक्रो है, कौन स्मॉल है, कौन मीडियम है, ये एमएसएमई का क्या डेफिनेशन है, ये हम लोग एक अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जब इंडिया में फैमिली बिजनेस का ग्रोथ होगा, तब एमएसएमई सेक्टर जो है इंडिया में, उसका भी ग्रोथ होगा। क्योंकि ये जो एमएसएमई सेक्टर है, इसमें ज्यादातर जो बिजनेसेस घुसे हुए हैं ना इस एमएसएमई सेक्टर में, वो ज्यादातर फैमिली बिजनेस है। ठीक है। तो आई गेस फैमिली बिजनेस का जो इंपॉर्टेंस है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया रहेगा। चलो हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है एडवांटेजेस ऑफ फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस रहने का क्या क्या एडवांटेज है। ठीक है। सबसे पहले स्टेबिलिटी। एक बात सोचो आप, कि अगर आप अकेला कोई बिजनेस चलाते हो और नया बिजनेस चलाते हो, इन दैट केस वो बिजनेस ना अप डाउन, वो कभी ग्रोथ दिखेगा, कभी लॉस दिखेगा, ये सब चीजें उस बिजनेस को फेस करना पड़ेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर एक फैमिली ओन बिजनेस है, अगर एक पुराना बिजनेस है, तो उसमें क्या होगा ना, बिजनेस का स्ट्रक्चर, बिजनेस चलाने का तरीका, सब कुछ पहले से प्री डिटरमाइंड होगा। इन दैट केस वो जो बिजनेस चलने का स्टेबिलिटी है, वो जो बिजनेस चलेगा ना, बहुत स्टेबल चलेगा, ज्यादा उसमें अप डाउन, ज्यादा अनसर्टेनिटीज नहीं होंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर एक नया बिजनेस होता है, तो उसमें जो एंटरप्रेन्योर है वो सब कुछ एकदम फॉर द फर्स्ट टाइम कर रहा है, सो उसका जो नया बिजनेस है वो अनस्टेबल चलेगा। लेकिन फैमिली बिजनेसेस जो है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं, इनका पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर पहले से फॉर्म रहता है, इन दैट केस ये जो फैमिली बिजनेस है ना, बहुत स्टेबल, एकदम एक लाइन पे चलती रहती है। ठीक है। देखो अगला है स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का मीनिंग है कि अगर एक बिजनेस है जिसमें जो मेंबर्स हैं वो सारे फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनमें एक इमोशनल बॉन्डिंग तो है ही, जो मैंने बोला। और ये भी है कि वो उनको पता है कि अल्टीमेटली ये बिजनेस मेरा है, ये मेरा बिजनेस है, मेरा खुद का बिजनेस है, मैं इसका मालिक हूँ। तो मैं ना उस बिजनेस को लेके बहुत ज्यादा कमिटेड रहूंगा। सारे मेंबर्स उस बिजनेस को लेके बहुत बहुत ज्यादा कमिटेड रहते हैं, उस बिजनेस को लेके हर वक्त सोचते हैं, उस बिजनेस के लिए जो जो करना चाहिए उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो करते हैं विद फुल कमिटमेंट। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर ऐसा हो कि एक बिजनेस में तो आप हैं, लेकिन वो जॉइंट वेंचर है, तीन चार लोग मिलके उस बिजनेस को चला रहे हैं, इन दैट केस क्या होगा ना, वो जो इमोशनल बॉन्डिंग है, वो जो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाला कोशेंट है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है। तब क्या होता है, तब ना सब कोई सोचता है कि चलो मेरा अच्छा हो तो मैं खुश हूं। लेकिन फैमिली बिजनेस में क्या होता है कि मेरा बिजनेस का ग्रोथ हो, पूरे होलिस्टिक बिजनेस का अपलिफ्टमेंट हो, तो मैं खुश हूं। तो ये मीनिंग है स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का। जो सी वाला पॉइंट है वो है डिक्रीज्ड कॉस्ट। तो मैंने पहले ही बोला कि जब एक एंटरप्रेन्योरशिप चलता है, जब एक बिजनेस चलता है, तो उस बिजनेस का जो मेन कॉस्ट है ना, वो एंटरप्रेन्योर को या फिर मालिक को बेयर करना पड़ता है। लेकिन यही आप सोचो, अगर आप एक अकेले मालिक हो, तो उस बिजनेस का पूरा खर्चा आप पे। लेकिन वहीं पे अगर पूरा फैमिली का जितना मेंबर है, सब लोग मिला के एक बिजनेस को करते हैं, तो वो जो बिजनेस का खर्चा है वो सबके पांति पड़ेगा। ठीक है। सबके ऊपर इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है। इन दैट केस एक मेंबर पे जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। यही मीनिंग है डिक्रीज कॉस्ट। अगला चीज जो है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। देखो फैमिली में क्या होता है ना, बहुत बहुत एक्सपीरियंस होता है लोगों के पास। जैसे मेरे दादाजी का एग्जांपल मैं ले रहा था कि मेरा अगर कोई फैमिली बिजनेस है, तो उसमें दादाजी एक्सपीरियंस्ड है, फिर मेरे पिताजी एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है। ऐसे ही फैमिली बिजनेस में नया नया टैलेंट वाला लोग, नया नया एक्सपीरियंस के साथ लोग घुसते जाते हैं, जब जब फैमिली बड़ा होता है, जब जब उसका मेंबर बढ़ता है। इन दैट केस ना, वो जो बिजनेस का फ्लेक्सिबिलिटी होता है, जो रूल्स का फ्लेक्सिबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है। मान के चलो सेल्स का जो रोल है, उसमें कोई एक आदमी बैठा हुआ है, क्या होता है, कुछ सालों बाद उसी का बेटा या फिर उसी का जनरेशन का कोई आदमी एमबीए करके आ जाता है। ठीक है। और वो एक ऐसे जगह पे इंटर्नशिप लगाता है अपना, वो बंदा, जहां पे उसने अपना 2 साल 2.5 साल सेल्स पे ही दिया है। उसको सेल जो चीज है, कंपनी का जो सेल्स है, सेलिंग एंड मार्केटिंग जो है, उस पे उसको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। इन दैट केस वो नया बंदा जैसे ही बिजनेस में ज्वाइन करता है ना, तो वो जो ऑलरेडी जो बंदा बैठा हुआ था, जो आदमी बैठा हुआ था ना सेल्स डिपार्टमेंट में, वो बंदा इस बंदे के साथ स्वैप हो जाता है।
जो नया बंदा आएगा वो बैठ जाता है सेलिंग डिपार्टमेंट में, और वो जो पुराना बंदा था वो कोई और लेस इंपॉर्टेंट जगह में बैठ जाता है। ठीक है, तो ये मीनिंग हुआ फ्लेक्सिबिलिटी का। फ्लेक्सिबिलिटी का एक और भी मीनिंग हो सकता है कि जैसे एक बिजनेस को जब कुछ सालों बाद कुछ नया मार्केट में ट्रेंड आने की वजह से चेंज करना रहता है, थोड़ा अडेप्ट करना रहता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना पड़ता है। इन दैट केस फैमिली बिजनेस के लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी लाना बहुत इजियर है, क्योंकि वहां पे वर्क फोर्स बहुत ज्यादा है, सबके पास माथा है, बहुत सारा आदमी एक साथ मिल के फैमिली बिजनेस में माथा लगा रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आप एक सिंगल मेंबर हो, तो आपका बिजनेस जो है उसको चेंज करना आपके अकेले के लिए, उसको फ्लेक्सिबल बनाना, अडेप्ट करना नया ट्रेंड के साथ, वो आपके अकेले के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, लास्ट जो पॉइंट है वो है लॉन्ग टर्म आउटलुक, थिंकिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है फैमिली बिजनेस रहने का, कि जब कोई फैमिली बिजनेस में रहता है ना, वो ये सोचता है कि हमारे बिजनेस को हम इतना बड़ा बना के जाएंगे कि मेरा जो अगला जनरेशन है उसको भी दिक्कत ना हो भाई, वो भी अपना खा पी के अपना मस्त से आराम से जिंदगी काट ले। तो ये फैमिली बिजनेस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि सब फैमिली मेंबर्स लोग अपना नेक्स्ट जनरेशन जो है उसके बारे में सोचता है, तो ऐसे अपना बिजनेस को फ्रेम करता है ताकि वो बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता रहे। ठीक है, तो ये मीनिंग हुआ लॉन्ग टर्म आउटलुक का। अगला जो पॉइंट है वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस रहने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि सबसे पहला, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फैमिली मेंबर्स। ये जो फैमिली मेंबर्स है ना, जो कि बिजनेस में एसोसिएटेड है, ये अपने आप में झगड़ा कर लेते हैं, ये अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट कर लेते हैं। तो ये जो झगड़ा हो जाता है मेंबर्स के बीच में, ये सबसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फैमिली बिजनेस रहने का। ठीक है, अगला जो है लैक ऑफ क्लियरली डिफाइंड सक्सेशन प्लान्स। सक्सेशन प्लान्स का मतलब तो मैंने पहले ही समझा दिया है कि जब कोई एक बंदा रहता है टॉप लेवल पे, उसके बाद उस गद्दी पे कौन बैठ रहा है, इस प्लान को हम लोग सक्सेशन प्लान बोलते हैं। बहुत सारे फैमिली बिजनेसेस में क्या होता है ना, ये जो सक्सेशन प्लान है ये क्लियरली डिफाइंड नहीं रहता है। ये लोग पहले से डिस्कस नहीं करके रखता है कि टॉप लेवल में जो आदमी है उसके बाद कौन बैठेगा उस जगह पे। तो ये जो लैक ऑफ क्लियरली डिफाइंड सक्सेशन प्लान है ना, ये बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि जब टॉप लेवल वाला आदमी रिटायर करता है या फिर अचानक उसका डेथ हो जाता है ना, तब उसके ठीक नीचे वाले लेवल में जो आदमी लोग रहते हैं वो अपने आप में झगड़ते रहते हैं कि नहीं मैं मालिक बनूंगा, नहीं मैं टॉप लेवल में बैठूंगा, नहीं मैं सब पे मतलब क्या बोलते हैं सब पे चाबुक चलाऊंगा। तो ये जो फैक्टर है ना, ये बहुत बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है फैमिली बिजनेस का। अगला जो है वो है बायस सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब नया कोई मेंबर फैमिली बिजनेस में घुस रहा है, इन दैट केस उसके जो पिताजी होंगे ना, वो क्या करेंगे, वो बायसली उस नए बंदे को बिजनेस में प्लेस करना चाहेंगे। वो क्या करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि ये मेरा लड़का जो है वो कितना कॉम्पिटेंट है इस रोल के लिए, लेकिन क्योंकि ये मेरा लड़का है तो इस रोल में इसको बैठा देते हैं। तो ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है कि एक डिवीजन का कौन हेड बनेगा, वो बायस्ड हो जाता है इन केस ऑफ फैमिली बिजनेस। उसमें ना कॉम्पिटेंसी का जो फैक्टर है कि एक आदमी कितना योग्य है इस जगह पे बैठने के लिए, वो थोड़ा कम कंसिडर किया जाता है, और ये देखा जाता है कि ये जो लड़का है ये मेरा लड़का है, तो चलो मेरे बाद मालिक यही बनेगा, या फिर इस इंपॉर्टेंट फंक्शनल लेवल का जो मैनेजर है, जो टॉप मैन है, वो यही बनेगा। ठीक है, तो ये हुआ बायस सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट का मतलब। अगला है लैक ऑफ प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड प्री डिटरमाइंड रोल्स। बहुत समय क्या होता है ना, ये जो फैमिली बिजनेस जो मेंबर्स लोग चलाता है, उस मेंबर्स लोग का जो रोल है कि हाँ मैं इस बिजनेस में ये काम करता हूँ, मैं इस बिजनेस में ये काम करता हूँ, ये जो रोल्स है कि हाँ कोई मार्केटिंग दिख रहा है, कोई सेलिंग दिख रहा है, कोई प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स दिख रहा है, कोई अरेंजमेंट ऑफ वर्क फोर्स दिख रहा है, ये जो रोल्स है कुछ कुछ फैमिली बिजनेस में ये रोल ना क्लियरली डिफाइंड नहीं रहता है। इन दैट केस हर वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि हाँ मैं बोल रहा हूँ ऐसे करो, कोई बोल रहा है नहीं ऐसे करो। ये दिक्कत नहीं आएगा अगर ये जो बिजनेस का अलग अलग रूल है इसको पहले से बोल दिया जाए कि हाँ तुम भाई इसी चीज में काम करेगा, तुम भाई इसी चीज में काम करेगा। ये जो रोल का पहले से डिटर्मिनेशन है, ये डिटर्मिनेशन अगर एक बिजनेस में ठीक नहीं रहेगा तो उस बिजनेस को आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत आएगा। ठीक है, अगला जो है वो है फ्रेगमेंटेशन ऑफ फैमिली बिजनेस। ये ना अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फैमिली मेंबर्स का एक क्या बोलते हैं स्ट्रेच्ड आउट पॉइंट है, जिससे कि क्या होता है ना, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब बहुत बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है फैमिली बिजनेस के मतलब फैमिली बिजनेस मेंबर्स के बिटवीन, तब क्या होता है ना,
लोग सोचते हैं कि चलो बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है, अब इस बिजनेस को तोड़ देते हैं, अब इस बिजनेस का पार्ट बना देते हैं। ठीक है कि तुम लोग भाई झगड़ो मत, तुम लोग ये पार्ट संभालो, तुम लोग ये पार्ट संभालो, तुम लोग ये बिजनेस संभालो, तुम लोग ये बिजनेस संभालो। ये जो फैमिली बिजनेस अलग अलग हो गया, ये जो टूट गया, ठीक है, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तुम ही लोग सोचो ना, अगर ये कंपनी एक साथ रहता, ये दोनों बिजनेस ना बटता, एक साथ रहता, तो ये लोग का ग्रोथ और ज्यादा हो सकता था। लेकिन क्योंकि ये लोग कॉन्फ्लिक्ट किया, क्योंकि ये लोग ऐसा सिचुएशन ले आया कि एक साथ काम करना अब पॉसिबल नहीं है, तो बिजनेस को ना चाहते हुए भी ये डिसीजन लेना पड़ा कि अब इस बिजनेस को तोड़ना पड़ेगा। इन दैट केस दोनों बिजनेस अलग अलग हो गया, अब ये लोग अलग अलग अपना काम करता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है फैमिली बिजनेस का। देखो पॉइंट नंबर एफ और लास्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इग्नोरेंस ऑफ फीमेल्स। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, ये जो पॉइंट था आपका फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में मेल डोमिनेंस, इसमें भी डिसएडवांटेज में आ रहा है, देखो इग्नोरेंस ऑफ फीमेल्स। आज के डेट पे ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि आज के डेट में इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर लोग बिजनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन पिछले जमाने में क्या होता था ना, फीमेल्स का जो इंटेलेक्ट है, उनका जो इंटेलिजेंस है, उनका जो एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग बिजनेस, उसको इग्नोर कर दिया जाता था। जो मेल्स थे वही बिजनेस को डोमिनेटिंग वे में चलाते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है फैमिली बिजनेस का। ठीक है, तो आइए से डिसएडवांटेज वाला पॉइंट अब एकदम क्लियर है। चलो अब अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, जो कि है रीजंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन फैमिली बिजनेस। ये जो मैंने पहला पॉइंट बोला डिसएडवांटेज में, कॉन्फ्लिक्ट, ये जो झगड़ा हो रहा है फैमिली मेंबर्स के बीच में, इनका क्या क्या रीजन है। ठीक है, सबसे पहले है सक्सेशन, जो कि मैंने बोला कि जब बिजनेस का जो हेड है, बिजनेस का जो सबसे टॉप लेवल में जो बैठा हुआ है, वो जब रिटायरमेंट ले लेता है या फिर वो जब अचानक से मर जाता है ना, तब उसके नीचे जितने भी बंदे आते हैं, जितने भी मेंबर्स आते हैं, सब अपना में झगड़ता शुरू करता है। सब अपना में झगड़ा करता है कि नहीं हम बनेंगे टॉप लेवल वाले, हम बनेंगे सबका मालिक, ठीक है, हम बैठेंगे उनके गद्दी में। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कॉन्फ्लिक्ट इन फैमिली बिजनेसेस का। अगला देखो जो है वो है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेंबर्स। मेंबर्स जो लोग है ना, वो अपना में ही कॉन्फ्लिक्ट कर लेता है, अपना में ही झगड़ा कर लेता है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा रीजन है फैमिली बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट लाने का। थर्ड थिंग जो है वो है जेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट। जेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट माने जैसे मेरे दादाजी हैं, फिर मेरे पिताजी हैं, फिर मैं हूं, तो इन सब में ना एक जनरेशन गैप है। तो जैसे जैसे ये जनरेशन गैप आता है ना, तैसे तैसे लोगों का जो थिंकिंग है वो बदलता रहता है। ऐसा होता है कि दादाजी बोल रहे हैं नहीं ऐसे बिजनेस होना चाहिए, पापा बोल रहे हैं नहीं ऐसे बिजनेस होना चाहिए, और हम बोल रहे हैं नहीं ऐसे बिजनेस होना चाहिए। तो ये जो जनरेशन गैप है हम तीनों लोगों के बीच में, इस जनरेशन गैप के बीच में ना, इस सॉरी इन जनरेशन गैप के लिए ना, आदमी का जो थिंक करने का, सोचने का जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये सोचने का जो पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, इसके चलते जनरेशन के साथ जनरेशन का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, एक जनरेशन के साथ दूसरा जनरेशन का झगड़ा लग जाता है कि ना हम बोल रहे हैं ऐसे बिजनेस चलेगा, मेरे पिताजी बोल रहे हैं ऐसे चलेगा, मेरे दादाजी बोल रहे हैं ऐसे चलेगा। ये होता है जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग। अगला है पुअर कम्युनिकेशन। फैमिली का जो मेंबर है, जो लोग एक साथ बिजनेस को चला रहा है, वो लोग अगर अपने में ठीक से बात नहीं करेगा, अपने में ठीक से ये लोग कम्युनिकेट नहीं करेगा ना, अगर ये पूरा जो फैमिली का बिजनेस है, इसमें अगर मेंबर्स के बीच में कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना बात करना, वो चीज अगर ठीक नहीं रहेगा ना, तो उस बिजनेस में झगड़ा होगा, दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये मीनिंग है पुअर कम्युनिकेशन का। अगला जो चीज है वो है मिसमैच ऑफ ओपिनियन। ये जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट के साथ ही रिलेटेड है। जैसे मिसमैच ऑफ ओपिनियन, दो मेंबर्स के बीच में जो ओपिनियन है, जो उनका राय है, वो मिल नहीं रहा है। इन दैट केस क्या होगा, अगर मैं बोल रहा हूँ बिजनेस ऐसे होना चाहिए और मेरा भाई बोल रहा है नहीं भाई बिजनेस ऐसे होना चाहिए, इन दैट केस क्या होगा, हम लोग दोनों में झगड़ा होगा। तो ये भी एक रीजन है कॉन्फ्लिक्ट का फैमिली बिजनेस के अंदर। जो लास्ट है वो है लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर कोई ऐसा मेंबर है, ठीक है, जो कि फैमिली बिजनेस का पार्ट तो है, लेकिन वो बिजनेस में ठीक से काम नहीं करता है, उसको बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो बिजनेस में अपना डेडिकेशन नहीं दिखाता है, तो बाकी जो मेंबर्स है ना, वो लोग इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगा कि भाई हम तो मेहनत कर रहे हैं, मेरे पिताजी मेहनत कर रहे हैं, मेरे दादाजी मेहनत कर रहे हैं, घर का सारा मेंबर जो जो फैमिली फैमिली बिजनेस में सब मेहनत कर रहा है, तुम काहे नहीं मेहनत कर रहा है, ठीक है, तुमको काहे नहीं इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, फैमिली बिजनेस जब ग्रो होता है ना, उसका जो लाभ है, उसका जो मजा है, वो सब कोई उठाता है। तो अगर उस फैमिली बिजनेस में ऐसा कोई बंदा घुसा हुआ है जिसको उस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, जो उस बिजनेस में डेडिकेशन अपना फुल
क्या बोलते हैं, अपना फुल डेडिकेशन, अपना फुल टाइम नहीं दे रहा है, अपना फुल माथा नहीं लगा रहा है, तो वो तो डिजर्विंग नहीं है ना भाई बिजनेस का लाभ उठाने का। इन दैट केस ये अगर पॉइंट है किसी में कि वो बिजनेस से मतलब बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, तो फैमिली बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट आएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इन बिजनेसेस। अगर फैमिली बिजनेस में ये सब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इसको रिजॉल्व कैसे करें, इसको इसका सोल्यूशन क्या है, हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला प्रॉपर कम्युनिकेशन। जैसे मैंने बोला कि दो मेंबर अगर अच्छे से अपने आप के साथ बात नहीं करेगा, कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो अगर एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हम लोग बिजनेस के अंदर एस्टेब्लिश कर सके, अगर बिजनेस को हम लोग ऐसा बना सके कि सब अपना में खुल्लम खुल्ला बात करता है, ठीक है, सब अपना में फ्री होके बात करता है, इन दैट केस क्या होगा, बिजनेस में ये जो कम्युनिकेशन के रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था ना, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, प्री डिटरमाइंड एंड वेल डिस्कस्ड सक्सेशन प्लान। ये जो सक्सेशन प्लान है कि एक बंदे के बाद कौन उसके गद्दी में बैठेगा, ये वाला सक्सेशन प्लान अगर वेल डिस्कस्ड है, अगर पहले से सबने एक साथ बैठ के इसका डिसीजन ले रखा है, तो फिर जो टॉप लेवल में था उसके डेथ के बाद या फिर उसकी रिटायरमेंट के बाद कौन अगला मेंबर बैठेगा, इसमें कोई दुविधा होगा ही नहीं, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। तो एक सक्सेशन वेल डिस्कस्ड और प्री डिटरमाइंड सक्सेशन प्लान मतलब बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला जो है वो है क्लैरिटी ऑफ रोल्स इन द बिजनेस। बेसिकली ये जो हाउ टू रिजॉल्व वाला पॉइंट है ना, वो आप रीजंस को याद रखोगे तो उसका जस्ट रेसिप्रोकल है। जो जो रीजंस है कॉन्फ्लिक्ट के, अब उसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं वही लिखा हुआ है यहाँ से इसमें। देखो क्या लिखा हुआ है, क्लैरिटी ऑफ रोल्स इन द बिजनेस। बिजनेस का जो रोल है कि किसको क्या करना है, ये अगर क्लियर रहेगा, ये अगर प्री डिस्कस्ड रहेगा, ये अगर प्री डिटरमाइंड रहेगा, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगा। सबको पता है कि हाँ भाई मेरे को ये काम करना है। ठीक है। अगर ऐसा रोल पहले से सबको दिया गया है, पहले से सबका रोल प्री डिटरमाइंड है कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, इन दैट केस कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही नहीं बिजनेस के अंदर। ठीक है। अगला है एक्सटर्नल एडवाइस। कभी कभी ना फैमिली मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है जहां पे फैमिली मेंबर्स के खुद के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हम लोग उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करें। इन दैट केस उन लोग को बाहर वाले किसी का एडवाइस लेना पड़ता है। बाहर वाला कोई आदमी बिजनेस में घुस के उस कॉन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन देता है। ठीक है। तो ये भी एक वे है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का। ठीक है। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सेपरेशन ऑफ फैमिली बिजनेस। जो कि मैंने पहले ही बोला कि अगर कॉन्फ्लिक्ट ऐसे जगह पे पहुंच गया है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इन दैट केस उस कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए एक ही उपाय बचता है कि बिजनेस को अलग कर दो, बिजनेस को सेपरेट कर दो। जो एक बड़ा बिजनेस था उसको तोड़ दो, अलग अलग दो पार्ट या तीन पार्ट या चार पार्ट जितने भी पार्ट बन सकते हैं उसका बना दो, ताकि जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो ही रिजॉल्व हो जाए। ठीक है। अगला है मीटिंग। लास्ट है मीटिंग। अगर फैमिली में ऐसा रिवाज रहे, फैमिली बिजनेस के मेंबर्स के अंदर ऐसा रिवाज रहे कि हम हर चीज, हर एक बिजनेस डिसीजन, हर एक चीज में जो जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग एक मीटिंग में उठाएंगे, एक मीटिंग में बैठ के उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और सब लोग साथ में एक क्या बोलते हैं, सब लोग साथ में मिलकर उस चीज का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है ना फैमिली बिजनेस में जहाँ पे हर एक प्रॉब्लम के लिए कोई मीटिंग रखा जाता है, इन दैट केस ये बहुत बहुत हेल्पफुल मीन है एक फैमिली बिजनेस का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करने के लिए। तो आई गेस ये सोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन फैमिली बिजनेस वाला जो पॉइंट है ये भी बहुत अच्छे से क्लियर है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है फैमिली काउंसिल। देखो क्या लिखा हुआ है, फैमिली काउंसिल इज अ बॉडी जस्ट लाइक बीओडी इन कंपनीज। बीओडी माने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे एक कंपनी में जो भी बिजनेस डिसीजंस लिया जाता है या फिर जो भी डिसीजन लिया जाता है ना, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एकदम टॉप में जो आदमी लोग बैठे हुए हैं ना, जैसे सीईओ होता है, सीएफओ होता है, एमडी होता है। ठीक है। ये लोग जो बोर्ड बनाता है इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है। जो कि उसमें सब कोई डायरेक्टर है। ठीक है। अगर डायरेक्टर लोग मिलके एक डिसीजन को लेता है, एक लॉन्ग टर्म डिसीजन को लेता है और कंपनी को आगे ले जाता है, कंपनी को आगे बढ़ाता है, वैसा ही एक स्ट्रक्चर फैमिली बिजनेस में अगर रहे तो उसको हम लोग फैमिली काउंसिल बोलते हैं। फैमिली काउंसिल को हम लोग ऐसे भी समझते हैं कि जैसे कंपनी में सारा डिसीजन बीओडी लेता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, वैसे ही फैमिली बिजनेस का सारा डिसीजन फैमिली काउंसिल लेता है। ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है आगे, whose objective is to govern the family issues
इंक्लूडिंग द इश्यूज इन द फैमिली बिजनेस। तो फैमिली काउंसिल में ना सिर्फ फैमिली बिजनेस के अंदर जो इश्यूज है, फैमिली बिजनेस के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, उसका ही सोल्यूशन नहीं, बल्कि फैमिली के अंदर जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन निकाला जाता है। इट इज अ प्लेस वेयर ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली come together to discuss about their problems with the objective of coming up with a solution। तो ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे फैमिली का सारा मेंबर एकजुट होके एक जगह आता है और डिस्कस करके जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ निकालता है। ठीक है, अगला जो है वो है बेसिकली फैमिली काउंसिल is a governing body of the family wherein all the members discuss about their family issues and solve them। तो बेसिकली फैमिली काउंसिल एक गवर्निंग बॉडी है जहां पे सब फैमिली मेंबर्स एकजुट होकर फैमिली का जो इशू है उसका सोल्यूशन निकालता है। ठीक है, क्लियर है ये वाला पार्ट। अगला है फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन। देखो फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हुए हैं, जैसे हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हमारे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या ना हर चीज का रूल्स रेगुलेशन लिखा हुआ है, हर चीज का दायरा लिखा हुआ है, हर एक आदमी का रूल्स रेगुलेशन, उसको कैसे, वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता, ये सब लिखा हुआ है। जस्ट लाइक दैट फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन भी एक फैमिली बिजनेस के अंदर जो रूल्स रेगुलेशंस है, जो दायरे हैं, जो बाउंड्रीज हैं, उसको डिफाइन करता है। देखो क्या लिखा हुआ है, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट वेयर इन ऑल द वैल्यूज, गोल्स, प्रिंसिपल्स एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर इज मेंशन्ड। ठीक है, द फैमिली बिजनेस इज कैरिड ऑन विद इन द पेरिफेरी ऑफ द फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक फैमिली बिजनेस ना एक फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन का जो बाउंड्री है उसके भीतर रह के ही उस बिजनेस को चलाना पड़ता है। ठीक है, तो फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक बाउंड्री है, जिस बाउंड्री के बाहर बाहर निकल के आप कुछ कर नहीं सकते। उस बाउंड्री के अंदर सब कुछ मेंशन्ड है कि इस फैमिली बिजनेस का वैल्यूज क्या रहेगा, क्या गोल्स रहेगा, किस प्रिंसिपल्स पे काम होगा, कैसे इसको गवर्न किया जाएगा, ये सब कुछ उस बाउंड्री के अंदर मेंशन्ड है। उस टोटल चीज को हम लोग फैमिली काउंसिल कहते हैं। ठीक है, अगला चीज है वुमन एंटरप्रेन्योर्स एंड नेम ऑफ सब, सॉरी, नेम ऑफ सम सक्सेसफुल वुमन एंटरप्रेन्योर्स। तो देखो वुमन एंटरप्रेन्योर्स का जो डेफिनेशन है ना, ये मेरे को नहीं लगता अलग से पढ़ाने का कुछ बात है। ठीक है, अगर मैं एक चीज समझा दूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है, ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ जाए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट मेल हो या फीमेल हो क्या फर्क पड़ता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो सेम ही है। ऐसा तो नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर मेल है तो उसका कोई कुछ और मीनिंग है, और अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट फीमेल है तो उसका कुछ और मीनिंग है। दोनों का मीनिंग तो सेम ही है। तो ये जो टर्म है एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी जेंडर पे डिपेंड नहीं करता है, ये यूनिसेक्स है। इसका फीमेल के लिए भी जैम मीनिंग है, मेल के लिए भी सेम मीनिंग है। तो वो वुमन एंटरप्रेन्योर्स अलग से कुछ नहीं है। ठीक है, ये सेम ही चीज है, सिर्फ उसके आगे वुमन वर्ड लग गया है। ठीक है, तो एग्जाम में इस चीज का आने का मतलब कोई मतलब चांस नहीं बनता है, मेरे को नहीं लगता कि अलग से वुमन एंटरप्रेन्योर्स क्या है ये आपको पूछेगा। ठीक है, तो नेम ऑफ सब सम सक्सेसफुल वुमन एंटरप्रेन्योर्स, ये आपको आ सकता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया है विनीता सिंह मैम का, जो कि शुगर कॉस्मेटिक्स का, लड़कियों को मतलब लड़कियों का ये बहुत फेवरेट कॉस्मेटिक्स ब्रांड है शुगर। तो ये शुगर कॉस्मेटिक्स की हेड है, ये शुगर कॉस्मेटिक्स की फाउंडर है। फिर मैंने फाल्गुनी नायर मैम का एग्जांपल लिया है, जो कि नायका, जो कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, वैसे ही आज के डेट पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन परचेज करने के लिए नायका एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। तो उनके जो फाउंडर है वो है फाल्गुनी नायर मैम। अगला देखो मैंने वंदना लूथरा मैम का लिया है, जो कि सॉरी, वंदना लूथरा मैम का एग्जाम्पल लिया है, जो कि फाउंडर ऑफ वीएलसीसी है। फिर किरण मजुमदार मैम है जो फाउंडर ऑफ बायोकॉन है। फिर उपासना टाकू मैम है जो कि फाउंडर ऑफ मोबीक्विक है। तो ये जो 5 नाम है, ये 5 नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और इन्होंने क्या क्या फाउंड किया है, ये किस कंपनीज के फाउंडर हैं, वो भी आपको याद करना है। एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि नेम 2 सक्सेसफुल वुमन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो आप कोशिश करना ये 5 नाम याद रखने का। ठीक है, आई गेस बहुत इजी चीज है, तो ये याद हो भी जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। अब चलो हम लोग का जो डिस्कशन है उसका लास्ट फेज में आ गए हैं, उसमें पढ़ते हैं। चलो देखो क्या है, पॉइंट नंबर 23, वैल्यूज एंड बिजनेस फिलोसॉफी ऑफ रतन टाटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, और लास्ट ईयर भी ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था, जहां पे 2 कंटेम्परेरी
एंटरप्रेन्योर्स का या फिर बिजनेसमैन का जो वैल्यूज एंड बिजनेस फिलोसॉफी है वो पूछा गया था। देखो क्या लिखा हुआ है, रतन टाटा इज अ रिवर्ब्ड इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, नोन फॉर हिज एथिकल लीडरशिप एंड कमिटमेंट टू फिलैंथ्रोफी। यही जैसे बोला मैंने कि रतन टाटा जी अ, बहुत ज्यादा फिलैंथ्रोपिक थे, बहुत ज्यादा डोनेशंस वगैरह करते थे और बहुत एथिकल प्रिंसिपल्स को और एथिकल वैल्यूज को वो मद्देनजर रखते हुए अपना बिजनेस को कैरी ऑन करते थे। ठीक है। अंडर हिज गाइडेंस द टाटा ग्रुप एक्सपेंडेड ग्लोबली। उनके गाइडेंस के अंडर में जो टाटा ग्रुप है उसने एक ग्लोबल रूप, पूरे वर्ल्ड ने टाटा ग्रुप को जाना, पूरे वर्ल्ड में टाटा ग्रुप ने अपना एक्सपेंशन किया उनके अंडर में, while upholding values of integrity and social responsibility। वो इंटेग्रिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत बहुत ज्यादा मद्देनजर रखते हुए, इसीलिए उनका आज के डेट में भारत में इतना इतना बड़ा रेस्पेक्ट है। ठीक है। इतने आदमी उन लोग को रेस्पेक्ट, इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बाद भी इतने सारे आदमी उनको रेस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले अपना बिजनेस करने से पहले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटेग्रिटी, वैल्यूज, ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए बिजनेस करते थे। वो क्या बोलते हैं, वो बिजनेस करने से पहले अपने वैल्यूज को रखते थे। बिजनेस से पहले उनके लिए वैल्यू आता था, उनके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आता था बिजनेस से पहले। ठीक है। अब चलो हम लोग देख लेते हैं कि उनका वैल्यूज क्या क्या था। सबसे पहले इंटेग्रिटी एंड एथिक्स। रतन टाटा अपहोल्ड्स हिज एथिकल स्टैंडर्ड्स, बिलीविंग इन डूइंग बिजनेस with transparency, honesty and a commitment to ethical practices। रतन टाटा जी के वजह से ना टाटा ग्रुप को इतना बड़ा एक इमेज मिला है। जैसे आज के डेट में क्या है ना, हम लोग जब भी देखते हैं कि कोई टाटा का प्रोडक्ट है तो हम लोग आंख बंद करके भाई साहब उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। आंख बंद करके हम लोग उस प्रोडक्ट पे हम लोग का जो है पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई साहब ये टाटा का प्रोडक्ट है तो ये अच्छा ही होगा। तो ये जो टाटा का इमेज बन गया है ये क्यों बना है? क्योंकि टाटा के जो टॉप मैन थे सर रतन टाटा जी, उन्होंने इस इमेज को बनाने के लिए सबसे पहले वैल्यूज को रखा। बिजनेस से पहले उनके लिए वैल्यूज और एथिक्स आते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हैं आता है। इसी की वजह से ना टाटा ग्रुप को आज ये वाला रूप मिला है, ये वाला इमेज मिला है टाटा ग्रुप को। अगला पॉइंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैंने बोला कि रतन टाटा जी के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले आता। देखो क्या लिखा है, ही एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, सपोर्टिंग इनिशिएटिव्स इन हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड क्रिएटिंग अ पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट। यानी कि वो सबसे पहले ना बिजनेस तो करते ही है भाई साहब, बिजनेसमैन तो वो हैं, लेकिन वो ऐसे क्या बोलते हैं लूटने वाले बिजनेसमैन नहीं है। वो सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं। सोसाइटी में जो जो चीज जरूरत है, हेल्थ केयर हो गया, एडुकेशन हो गया, कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, ये सब चीजों में वो बहुत ज्यादा अपना योगदान दे के गए हैं। ठीक है। अगला चीज जो है वो है इनोवेशन एंड रेजिलेंस। ऑब्वियसली मैंने शुरू से ये बात बोलते आया है कि अपना बिजनेस को अगर आपको लॉन्ग टर्म में लेके जाना है तो आप में इनोवेशन बहुत जरूरी है। जैसे मार्केट चेंज होता है, जैसे डायनेमिक जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो जैसे जैसे चेंज होता है, वैसे वैसे आपको आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस को भी चेंज करना पड़ता है। और उस चेंज को लाने के लिए ना आप में इनोवेशन बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सर टाटा जी में भी, सर रतन टाटा जी में भी ये बहुत एक बड़ा चीज था कि वो इनोवेटिव थे। ठीक है। टाटा वैल्यूज लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड रेजिलेंस। रेजिलेंस का मतलब ये हुआ कि अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आता है तो उसमें भी वो डटे रहते। ठीक है। जैसे कोविड का टाइम में आप देखोगे कि टाटा ग्रुप ने कितना फिलंथ्रोफी किया, कितना भारत को हेल्प किया। ठीक है। ये जो कोविड का टफ पीरियड था उसमें भी टाटा ग्रुप ने डट के रहा। उसमें भी टाटा ग्रुप ने क्या किया, अपना जो बिजनेस एथिक्स है, अपना जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज को नहीं भूला। ठीक है। तो यही है इनोवेशन एंड रेजिलेंस का मीनिंग। अगला है सर रतन टाटा जी का बिजनेस फिलोसॉफी। बिजनेस फिलोसॉफी का मतलब हुआ कि वो बिजनेस तो करते थे लेकिन वो किन किन चीजों को माथा में रखते हुए बिजनेस करते थे। ये जो वैल्यूज वाला पार्ट हो गया ये तो उनका पर्सनल चीज हो गया, लेकिन अब हम बिजनेस में देखें कि वो उनका जो बिजनेस चलता था वो कैसे चलता था, वो कौन से प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करके वो अपना बिजनेस चलाते थे। सबसे पहला है पर्पस बियॉन्ड प्रॉफिट। टाटा जी का ये मोटो था कि हमको हमारे देश का अपलिफ्टमेंट करना है, मेरे को मेरे देश का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, ये मेरा पर्पस है। प्रॉफिट मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस है कि मेरा देश का सोल्यूशन, सॉरी मेरा देश का जो प्रॉब्लम है, मेरा देश का जो दिक्कत है वो दूर हो जाए। ठीक है। तो ये उनका सबसे पहला बिजनेस फिलोसॉफी था। अगला है लॉन्ग टर्म विजन एंड इनोवेशन। ऑब्वियसली टाटा जी जो थे वो
अपना बिजनेस को लॉन्ग होराइजन में देखते थे। ठीक है, उनके पास अपने बिजनेस का एक विजन था कि हाँ हमको कहाँ पहुंचना है। वो फ्यूचर देखते थे कि हाँ फ्यूचर में टाटा ग्रुप को हमें इस पोजीशन में लेके जाना है। तो ये मीनिंग हुआ लॉन्ग टर्म विजन एंड इनोवेशन का। अगला पॉइंट है देखो, एम्प्लॉय एंड कम्युनिटी वेलफेयर। आप देखना कि ये जो टीसीएस है ना, टीसीएस में लेबर टर्नओवर रेशियो जो है वो सबसे कम है। लेबर टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में या फिर एक स्पैन ऑफ टाइम में कितने नए लोग कंपनी के साथ जुड़े और कितने नए लोग कंपनी से निकल गए। ये जो रेशियो है, ये रेशियो टीसीएस में सबसे ज्यादा कम है। इन जनरल टाटा के जितने भी वेंचर्स हैं उसमें ये लेबर टर्नओवर रेशियो बहुत कम है, क्योंकि वो लोग क्या सोचते हैं कि एम्प्लॉय का अच्छा हो, कम्युनिटी का अच्छा हो, हम लोग ऐसा काम करेंगे। ऐसा काम नहीं करेंगे कि भाई साहब सिर्फ बिजनेस को फायदा हो रहा है, बिजनेस ग्रो हो रहा है, बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ रहा है, नहीं। एम्प्लॉय जो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके थ्रू हम बिजनेस को कर रहे हैं, उन सबका वेलफेयर। ठीक है, तो टाटा ग्रुप में क्या होता है, लेबर टर्नओवर रेशियो बहुत कम है। जो लोग एक बार टाटा ग्रुप में घुस जाते हैं वो लोग सोचते हैं नहीं भाई, कंपनी अच्छी है, कंपनी मुझको लेकर सोचती है, मेरे वेलफेयर को लेकर सोचती है, तो मैं इस कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ा रहूं। ठीक है, तो आई गेस सर रतन टाटा जी का जो वैल्यूज एंड बिजनेस फिलोसॉफी है वो एकदम क्लियर है। ठीक है, तो चलो अगले पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं, वैल्यूज एंड बिजनेस फिलोसॉफी ऑफ धीरू भाई अंबानी जी। धीरू भाई अंबानी जी फाउंडर ऑफ रिलायंस थे। रिलायंस जो आज के डेट में इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है। ठीक है, उनका जो फाउंडर थे वो थे सर धीरू भाई अंबानी। देखो क्या लिखा हुआ है, धीरू भाई अंबानी वॉज अ पाइनियरिंग इंडियन industrialist and the founder of Reliance Industries, renowned for transforming India's business landscape. With his bold vision and relentless drive, he built one of India's largest business empire, inspiring generations of entrepreneurs. तो ये जो थे धीरूभाई अंबानी जी, ये एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे और रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर थे। ठीक है, इनका जो बिजनेस डिसीजन था ये बहुत बोल्ड होता था, इनका जो विजन था ये बहुत बोल्ड था। ये अपने कंपनीज को, मतलब अपने कंपनी को, रिलायंस को शुरू से ही बहुत बड़े जगह पे देखना चाहते थे। इसी के चलते आज के डेट में आप देखोगे कि रिलायंस इंडिया में सबसे बड़ा या फिर वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है। ठीक है, अब देखते हैं हम इनके बिजनेस वैल्यूज, सॉरी पर्सनल वैल्यूज। एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट एंड एम्बिशन। धीरूभाई अंबानी जी जो थे ये बहुत बहुत एम्बिशियस थे। अपने बिजनेस को लेके ये बहुत बड़ा सोचते थे और अपने बिजनेस में ये बहुत ज्यादा योगदान देते थे कि अपने बिजनेस को ये बड़ा बना सके। तो ये बहुत एंथुजियास्टिक थे, बहुत एम्बिशियस थे अपने बिजनेस को लेके। अगला जो पॉइंट है वो है रिसोर्सफुल एंड रेजिलेंस। रेजिलेंस वाला पॉइंट जो मैंने लास्ट सर रतन टाटा जी का जो वैल्यू है उसमें भी मैंने समझाया है कि रेजिलेंस मतलब टफ टाइम में भी डट के रहना। जब इंडस्ट्री में सब खराब हो रहा हो, जब इंडस्ट्री या फिर नेशन नीचे जा रहा हो, जब रिसेशन आ रहा हो, जब टफ टाइम आ रहा हो, तब भी डट के रहना है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज था सर, सॉरी धीरू भाई अंबानी जी में, कि वो रिसोर्सफुल थे, उनके पास बहुत रिसोर्सेस था कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, कोई बिजनेस करने के लिए जो जो चीज जरूरत है उनका अवेलेबिलिटी उनके पास था। प्लस वो रेजिलेंट थे, वो टफ टाइम में, खराब समय में भी डट के रहते थे। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है वो है एम्पावरिंग कॉमन इन्वेस्टर्स। उनका एक विजन ये था कि मेरे कंपनी में जो बंदा इन्वेस्ट करेगा, जो आदमी मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, उनका जो वेल्थ है वो भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है बिजनेस में, उस कंट्रीब्यूशन को हम लेके सिर्फ अपना बिजनेस चलाएं और मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं। हम तो बड़े होंगे ही, मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं हम उनको भी बड़ा करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा पर्सनल वैल्यू था धीरू भाई अंबानी जी का। अगला जो पॉइंट है वो है बिजनेस फिलोसॉफी। अब बिजनेस में वो क्या क्या फिलोसॉफीज लगाते थे हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहला है थिंक बोल्ड एंड बिग। सो मैंने पहले से ही बोला कि ये जो धीरू भाई अंबानी जी थे ये अपने बिजनेस को लेके बड़ा सोचते थे। ठीक है, बहुत आगे का सोचते थे और अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाने का सोचते थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बिजनेस फिलोसॉफी है उनका। अगला है कस्टमर सेंट्रिक इनोवेशन। मतलब वो अपने बिजनेस में ऐसा मॉडिफिकेशन लाते थे, ऐसा इनोवेशन लाते थे जो कि कस्टमर सेंट्रिक हो। वो अपने कस्टमर्स की सुनते थे कि भाई साहब कस्टमर को क्या चाहिए,
ठीक है, अल्टीमेट उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि बिजनेस तभी बड़ा होगा जब हम कस्टमर्स को प्रायोरिटी देंगे। तो वो यही करते थे कि अपना कस्टमर का जिससे अच्छा हो, अपना कस्टमर जो चाहता हो, उस वे से हमारे बिजनेस को हम इनोवेट करेंगे, हमारे बिजनेस को हम मॉडिफाई करेंगे, ताकि कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच हम लोग ले सके बिजनेस। अगला जो पॉइंट है वो है इंटीग्रेटेड ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। ये सोचते थे कि बिजनेस को बड़ा तो बनाना ही है, उसके साथ साथ डाइवर्सिफाई भी करना है। देखो, ग्रोथ का मतलब ये है कि एक बिजनेस है, वो जब बड़ा होता है तो उसको ग्रोथ बोलते हैं। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि एक बिजनेस है, जब वो एक कोई और बिजनेस में भी अपना माथा घुसा दे, जब कोई अलग अलग ब्रांचेस ऑफ बिजनेसेस में वो अपना माथा घुसा दे ना, तो उसको हम लोग डाइवर्सिफाइड बिजनेस बोलते हैं। इसका एक और नाम है जो है कॉन्ग्लोमेरेट। इसका मतलब ये है कि ऐसा एक बिजनेस जिसका बहुत अलग अलग सेक्टर्स में बिजनेस हो, उसको हम कॉन्ग्लोमेरेट बोलते हैं। जैसे हम टाटा ग्रुप का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली रिलायंस ग्रुप का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आज के डेट में आप देखोगे तो पेट्रोलियम जो है उनका एक बड़ा डिवीजन है, कम्युनिकेशन है जो जियो है उनका एक बड़ा डिवीजन है, ठीक है। उसके बाद उनका जो रिटेल चेन है, ठीक है, रिलायंस जो डिजिटल वगैरह है, जो सुपरमार्केट्स है, ये सब एक बड़ा चेन है। तो ये हो गया डाइवर्सिफाइड बिजनेस, ऐसा बिजनेस जिसका बहुत अलग अलग हेड्स में उसका माथा घुसा हुआ है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में उसका माथा घुसा हुआ है। ये हो गया डाइवर्सिफिकेशन का मतलब। और ग्रोथ का मतलब हुआ जब बिजनेस बड़ा होता है, तब उसको हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। तो धीरू भाई अंबानी जी अपना बिजनेस को बड़ा करना चाहते थे और बड़ा करके गए, और बिजनेस को डाइवर्सिफाई भी करना चाहते थे और डाइवर्सिफाई करके गए। तो आई गेस धीरू भाई अंबानी जी का जो बिजनेस वैल्यूज है और बिजनेस फिलोसॉफी है वो क्लियर है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूज एंड बिजनेस फिलोसॉफी ऑफ फाल्गुनी नायर मैम। फाल्गुनी नायर इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ नाइका। जैसे कि मैंने कहा, लीडिंग इंडियन बिजनेस सॉरी लीडिंग इंडियन ब्यूटी एंड वेलनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, अ फॉर्मर इन्वेस्टमेंट बैंकर। वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे। आई गेस आप लोग में से बहुत लोगों को इन्वेस्टमेंट बैंकर का मीनिंग नहीं पता, लेकिन जो लोग म्यूचुअल फंड का मैनेजर रहता है ना, उनको हम लोग इन्वेस्टमेंट बैंकर बुलाते हैं। अगर कोई और सब्जेक्ट कभी पढ़ाने का मुझे मौका मिलता है तो मैं आपको जरूर इन्वेस्टमेंट बैंकर के बारे में अच्छे से इन डेप्थ बताऊंगा कि ये क्या होता है, ठीक है। मोस्ट लाइकली जो आईएफएस बोल के आपका एक सब्जेक्ट है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट बैंकर जो वर्ड है इसको तोड़ेंगे और इसके डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक डिस्कशन हो गया। शी बिल्ट नाइका इनटू अ पावर हाउस बाय फोकसिंग ऑन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर सेंट्रिक इनोवेशंस, इंस्पायरिंग वुमन एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस इंडिया। देखो, ये जो कस्टमर सेंट्रिक इनोवेशन है ना, ये कोई भी एंटरप्रेन्योर में देखो, हर एक एंटरप्रेन्योर में ऐसे आ रहा है कि कस्टमर इज द किंग, कस्टमर इज द किंग, कस्टमर सोचता है हमको वो करना है। तो ये भी एक फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स या फिर एक एसेंशियल एलिमेंट के हिसाब से आप वहां पे भी लिख सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स को कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखना जरूरी है। तो अब देखते हैं हम लोग वैल्यूज। एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। नायर मैम में क्या था ना, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो स्पिरिट है, जो एंथुजियाज्म है, जो डेडिकेशन है, वो उनमें बहुत ज्यादा था। अगला है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। ऑब्वियसली ये तो मैं बहुत देर से ही बोला आ रहा हूँ कि कस्टमर इज द किंग। कस्टमर जो चाहता है उसको आप वो दे दो, कस्टमर एकदम खुश, और आपका बिजनेस एकदम लॉन्ग रन में टन टन चलेगा, ठीक है। अगला जो है वो है एम्पावरमेंट एंड इंक्लूसिविटी। एम्पावरमेंट, वो ऐसे काम करते थे नाइक सॉरी फाल्गुनी नायर मैम नाइका में ऐसे काम करते थे जिससे कि वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। देखो जैसे लिखा हुआ है, ए चैंपियन ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया ताकि वुमेन्स वुमेन आगे आ सके। वुमेन का जो एम्पावरमेंट है उसको करने के लिए इन्होंने काफी बड़ा योगदान दिया है। अगला जो है वो है बिजनेस फिलोसॉफी। वो बिजनेस में किस फिलोसॉफी से काम करते थे, अब हम लोग वो पढ़ेंगे। सबसे पहला है कस्टमर एक्सपीरियंस फर्स्ट। ये भी कस्टमर इज द किंग का ही एक स्ट्रेच्ड आउट वर्जन है कि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है, जो यूजर एक्सपीरियंस है, हम लोग उसको सबसे पहले रखेंगे। क्योंकि इन्होंने जो नाइका बनाया वो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो उसमें कस्टमर एक्सपीरियंस, उसमें जो बाइंग एक्सपीरियंस है, उस ऐप को, उस वेबसाइट को चलाने का जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस अगर अच्छा नहीं होगा तो वो वेबसाइट, वो ऐप, वो वेंचर अच्छे से चलेगा ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, कस्टमर का एक्सपीरियंस को पहला प्रायोरिटी दिया कि हाँ भाई साहब, कस्टमर का जो एक्सपीरियंस वो टॉप नॉच होना चाहिए, तभी जाके नाइका आगे बढ़ेगा फ्यूचर में।
अगला है इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी। ये इनोवेशन और अडेप्टेबिलिटी का जो पॉइंट है, ये तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत पहले से ही आपको बोले आ रहा हूँ कि बिजनेस को डायनामिक एनवायरनमेंट में बचाए रखने के लिए, डायनामिक एनवायरनमेंट में आपका बिजनेस का जो सस्टेनेबिलिटी है उसको इंश्योर करने के लिए आपको इनोवेटिव होना चाहिए, आपको अडेप्टेबिलिटी आना चाहिए कि भाई साहब जब मार्केट में कुछ नया ट्रेंड आता है, मार्केट जब चेंज होता है, मार्केट का जो मोनोटोनी है वो जब टूटता है, जब मार्केट में जो कस्टमर्स है उनको नया कुछ चाहिए होता है ना, तब भाई साहब आप उन लोग को नया चीज दे दो। ठीक है, आपको ये चीज इंश्योर करना पड़ता है कि आप कुछ नया चीज दे दो, नहीं तो आपको बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, आपका बिजनेस सस्टेनेबल नहीं रहेगा। अगला है देखो वुमन, empowering women. Nayar's philosophy includes a strong commitment to empowering women, both as consumers and entrepreneurs. By promoting women's representation in business and creating a platform that caters especially to their needs, she fosters inclusivity and supports female empowerment. तो नायर मैम जो है, इन्होंने अपने बिजनेस को ऐसे फ्रेम किया जहां पे जो वुमेन कस्टमर्स है उनको भी एम्पावरमेंट मिले, एज वेल एज जो उनकी कंपनीज के अंदर जो एम्प्लॉयज है, वुमेन एम्प्लॉयज है, उनको भी एम्पावरमेंट मिले। जैसे कि आप जानते हो कि ये जो नायका है, ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे क्या मिलता है, वुमेन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलता है ज्यादातर। तो वुमेन का जो क्या बोलते हैं, केयर करना, वुमेन के लिए अलग से सोचना, वुमेन का आगे बढ़ना, वुमेन पूरा पूरा जो ये लड़कियां हैं इनका अच्छा होना, इनका एम्पावरिंग होना, ये जो चीज है ये फाल्गुनी नायर मैम ने बहुत बहुत अच्छे से एम्फोसाइज दिया है इस चीज को। ठीक है, तो आई गेस वैल्यूज एंड बिजनेस फिलोसॉफी ऑफ फाल्गुनी नायर इज क्लियर टू यू ऑल। अब हम लोग इस चैप्टर को एंड करने वाले हैं विद द लास्ट पॉइंट, विच इज वैल्यूज एंड बिजनेस फिलोसॉफी ऑफ वंदना वंदना लूथरा मैम। Vandana Luthra is a prominent Indian entrepreneur and the founder of VLCC, a wellness and beauty brand known for its holistic approach to health and beauty. तो ये जो VLCC वंदना लूथरा मैम ने शुरू किया था, ये जो कंपनी इन्होंने शुरू किया था, तो इसका मोटो ये था कि भाई साहब ब्यूटी तो हम लोग एम्फोसाइज करेंगे, ब्यूटी पे हम लोग ध्यान तो देंगे, उसके साथ साथ हम लोग हेल्थ वाला जो क्वेश्चन है उसको भी ध्यान में रख के हम लोग अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिजाइन करेंगे, ताकि ब्यूटी के साथ ब्यूटी तो मिले ही, उसके साथ हेल्थ को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, with a strong commitment to promoting wellness, she had transformed the industry and inspired countless individuals to embrace a healthier lifestyle. तो इनका जो मेन मोटिव था वो था ब्यूटी के साथ साथ एक हेल्थियर लाइफस्टाइल में हमारे सोसाइटी को, इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करना, और उन्होंने इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए वीएलसीसी को फाउंड किया था। तो अब हम लोग देखते हैं वैल्यूज, जो कि है होलिस्टिक वेलनेस। होलिस्टिक वेलनेस का मतलब हुआ पूरा सब चीज का मिला के, सब चीज का बेहतर, सब चीज का एक वेलनेस, सब चीज का अच्छा रहना, ये चीज उनका एक प्राइमरी बिजनेस वैल्यू था। देखो लिखा हुआ है, लूथरा एडवोकेट्स टू अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच फॉर हेल्थ एंड ब्यूटी, emphasizing the importance of physical, mental, and emotional well-being. She believes in promoting a balanced lifestyle that incorporates nutrition, फिटनेस एंड सेल्फ केयर। तो ये वाला जो हेल्थ वाला क्वेश्चन है, ये वंदना लूथरा मैम के बिजनेस फिलोसॉफी या फिर आप बोलो बिजनेस वैल्यूज में बार बार उठ के आ रहा है। ठीक है, तो वो हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करती थी और रादर करती हैं। दूसरा जो है वो है एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन। शी इज कमिटेड टू एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स, स्पेशली वुमेन, थ्रू एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। वंदना लूथरा मैम ना वुमेन एम्पावरमेंट का जो वुमेन का जो स्किल डेवलपमेंट था, उनका जो एजुकेशनल डेवलपमेंट था, उसके लिए उन्होंने काफी योगदान दिया हुआ है। लूथरा सपोर्ट्स इनिशिएटिव्स दैट प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज इन द ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर्स, फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ सफिशिएंसी। वुमन को अगर आपको एम्पावर करना है तो उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाना पड़ेगा। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ऐसे वेंचर्स को सपोर्ट किया जहां पे वुमन को ट्रेनिंग दिया जाता है टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन द ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर। अगला जो है वो है सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लूथरा प्रायोरिटाइजेस सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल प्रैक्टिसेस इन हर बिजनेस ऑपरेशंस। शी इज डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स that are not only effective
but also environmentally friendly, contributing to a well-being of both people and planet. तो सस्टेनेबल का मतलब मैंने पहले भी समझाया है कि आपका बिजनेस आपको आगे तो लेके जाना ही है, लेकिन आप एनवायरनमेंट का जितना कम से कम रिसोर्सेस में अपना बिजनेस को आगे ले जाएंगे, उतना ही आपका बिजनेस एनवायरनमेंट को लेस इफेक्ट करेगा। एनवायरनमेंट अपने आप में ठीक रहेगा और अपने आप में आपका बिजनेस आगे बढ़ता चलेगा। तो यही चीज वंदना लूथरा मैम ने भी अपने बिजनेस में उन्होंने अप्लाई किया और उन्होंने अपने बिजनेस को ऐसे डिजाइन किया कि वो सस्टेनेबली अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सके, और वो उसी के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सोसाइटी का अच्छा हो, ठीक है, एथिकली बिजनेस कर रहा है, इन सब चीजों पे भी वो लोग सॉरी इन सब चीजों को भी वंदना लूथरा मैम अपना एम्फोसाइज डालती थी। लास्टली जो है वो है बिजनेस फिलोसॉफी। वो बिजनेस में किस तरह से अपना योगदान देती थी, वो बिजनेस को किस फिलोसॉफी से, किस चीज को मद्देनजर रखते हुए चलाती थी, अब हम लोग वो पढ़ेंगे। सबसे पहला है कस्टमर सेंट्रिक फोकस। आप देखोगे हर एक जो हमने यहाँ पे आज बिजनेस सॉरी वैल्यूज एंड बिजनेस फिलोसॉफी जो हर एक एंटरप्रेन्योर्स को पढ़ा, सब में कस्टमर सेंट्रिक फोकस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कस्टमर इज द किंग भाई साहब। कस्टमर को जो चीज चाहिए, कस्टमर जो मांग रहा है, हम अपने बिजनेस से कस्टमर को वो चीज प्रोवाइड करेंगे। अगर ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने अभी कहा, ये आप अपने बिजनेस वेंचर में लाते हो, तो आपका बिजनेस वेंचर कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर इज द किंग। कस्टमर को चाहिए जो, वो आप कस्टमर को दे दो, बस बिजनेस का कोई चिंता नहीं है, बिजनेस अपने आप चलता रहेगा। तो यही फिलोसॉफी को वंदना लूथरा मैम ने भी अपने बिजनेस में अप्लाई किया। अगला जो है वो है ग्लोबल विजन एंड लोकल इंसाइट्स। वंदना लूथरा मैम ने अपना जो बिजनेस है उसको इस विजन से बनाया था कि हमको वीएलसीसी को ना ग्लोबल बनाना है। सिर्फ इंडिया में सेंट्रिक नहीं रहना है, हमको इंडिया से बाहर जाना है, पूरे वर्ल्ड में हमको हमारा बिजनेस जो है उसको स्प्रेड आउट करना है। लेकिन बिजनेस को बड़ा तो बनाना ही है, लेकिन उसके साथ लोकल इनसाइट जो है कि हम मान के चलो एक नए बिजनेस में, एक नए देश में अपना बिजनेस को घुसा रहे हैं, अपना एक नए देश में हम लोग स्टेप इन कर रहे हैं, इन दैट केस हम वहां पे जो लोकल आदमियों का रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई साहब जो प्रोडक्ट इंडिया में चले वो ब्रिटेन में भी चले, यूके में भी चले, वहां का रिक्वायरमेंट अलग है। तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग अपना बिजनेस का जो प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज है, उसको मॉडिफाई करते हुए उस मार्केट में घुसेंगे। तो ये मीनिंग हुआ ग्लोबल विजन एंड लोकल इंसाइट्स का। और लास्ट जो पॉइंट है इस चैप्टर का वो है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड टीम डेवलपमेंट। वो अपने बिजनेस को एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के साथ चलाती थी और पूरे टीम वर्क के साथ, पूरे टीम का डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट हो, बिजनेस का डेवलपमेंट हो, इस चीज को माथा में लेके चलती थी। ठीक है, एंटरप्रेन्योर को हर वक्त ये चीज इंश्योर करना चाहिए कि भाई साहब मेरा बिजनेस तो बड़ा बनाना ही है, लेकिन उसके साथ मेरे बिजनेस के जो वैल्यूज हैं, जो एथिक्स है, मेरे जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे जो एम्प्लॉयज हैं उनका वेलफेयर है, ठीक है, ये सब चीजों को भी मुझे आगे बढ़ा के लेके जाना है। और यही सब चीजों की वजह से ये जो चार नाम हमने भी पढ़े, ये चार एंटरप्रेन्योर्स आज के डेट पे इतने सक्सेसफुल हैं। तो यही था हमारा पहला चैप्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। आई गेस आपको ये पूरा जो चैप्टर है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो लास्ट चार पॉइंट मैंने पढ़ाया, वैल्यूज एंड बिजनेस फिलोसॉफी ऑफ वंदना लूथरा, फाल्गुनी नायर, धीरू भाई अंबानी और रतन टाटा जी, ये चार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे तो लगता है कि ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा नहीं तो एक बड़ा क्वेश्चन श्योरली आने ही वाला है। तो ये चार पॉइंट आप अच्छे से रट लो, अच्छे से याद कर लो। मैंने आई गेस जिस वे से समझाया है इसमें रटने का कुछ नहीं है। आप अगर इनका वैल्यू और बिजनेस फिलोसॉफी का मीनिंग समझते चलोगे तो एग्जाम डेट में जाके अगर आप ऐसा क्वेश्चन केटर करते हो, इन दैट केस आप इजीली आंसर कर पाओगे। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। we'll meet in the next video, we'll meet in the next class with the second chapter of our syllabus. Thank you everyone, take care, goodbye, have a nice reading time.